लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूँगा। तो फटाफट आप सभी लोग आ जाएं, क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। सो आप सभी बच्चे NTUGC नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। साथियों, आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीट पेपर 1 कंप्लीट पेपर 2 करवाया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे। सो आपको कंप्लीट पेपर 1 आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ कंप्लीट कॉमर्स पेपर 2 एंड कंप्लीट पेपर 1। सो आप सभी बच्चे इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आप सभी बच्चे लोगों के लिए प्लस और आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जहां पे आप अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, PDF लाइव टेस्ट क्विज़ मिल जाते हैं। यही अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो साथियों आपको ये टॉप बेनिफिट्स के साथ पर्सनल कोर्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और SOP फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें मिल। इसी के साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको अभी 101 कोड इस्तेमाल करना है, और आइकॉनिक का लेते हैं तो भी अभी 101 कोड ही इस्तेमाल करना है। तो प्लस और आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स रहे आपको मैंने बता ही दिए हैं। इसी तरीके से साथियों आप लोगों को ज्वाइन करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस अगर आप लेना चाह रहे हैं। तो आप सभी बच्चे प्लस और आइकॉनिक का लेके यहाँ पे जैसे देख सकते हैं वैलिडिटी के साथ आपको प्राइसेस भी दिख रहा है। कोड अभी 101 जरूर इस्तेमाल करें। बक्स बाउंटी अवेलेबल है। कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगे वीडियो के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हल स्किल पोल, आप हैंड रेज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी। डेली लेक्चर नोट्स कहीं आपको कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं। अपकमिंग स्पेशल्स आपके पास रिकॉर्डेड स्पेशल्स अवेलेबल हैं साथियों। ये कुछ बैचेस हैं जो कि लॉन्च हो चुके हैं। इन बैचेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लॉन्च हो चुका है कंप्लीट पेपर 1 और आपके इकोनॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सब कुछ है आपको। तो फटाफट आ जाएं, क्लासेस को ज्वाइन कर लें और एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे आंसर्स को। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट विद, मोटिवेट एंड सपोर्ट अदर पीपल्स both individually and in also groups defines which of the following organizational skills। आप किसी को समझा रहे हो, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो और कभी कभी आप अदर पीपल्स को सपोर्ट भी कर रहे हो। आई होप सो अभी आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आप मान लीजिए सपोर्ट भी कर रहे हो, तो आप ये जो स्किल आपके अंदर है, ये जो स्किल है आपके अंदर, वो स्किल्स जो है वह कैसे आप लोगों के अंदर, वो कौन सी टाइप की स्किल है, हार्ड स्किल है वो आपके अंदर, या सॉफ्ट स्किल है, कंसेप्चुअल या फिर पॉलिटिकल स्किल है। तो साथियों आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका आपके अंदर कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर है जो आपकी स्किल को दर्शाता है कि आपको कैसे आपको लोगों के साथ अपने कम्युनिकेशन को बेटर से बेटर रखना है, कैसे अपनी बात को आप लोगों को समझा सकें। तो ये आपके अंदर बहुत हार्ड स्किल है इसलिए नहीं, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट स्किल। कभी कभी आपने देखा होगा किसी को बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बात करते हुए, कोई भी कितना भी उससे आप कैसे भी बात करो, परंतु वह उसका जो व्यवहार होगा, उसकी जो विचार होंगे, जो उसका बोलने का तरीका को बहुत सॉफ्टली बोलता है। तो ये स्किल सिर्फ सॉफ्ट स्किल से होते हुए ही आती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है, इंटरेक्टिव होती है, एक्सप्लोरेटरी होती है। एनालॉग मास कम्युनिकेशन में जो कहानियां होती हैं वह कैसी होती है, स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है या फिर इंटरेक्टिव होती है।
जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी लोग। जल्दी से फटाफट 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 आंसर करते जाएंगे और सभी लोग लाइक शेयर करते जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को। तो इसके लिए आपको ध्यान रखिएगा, एनालॉग एनालॉग मास कम्युनिकेशन का मतलब सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो एनालॉग मास कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जब आप अपने, जब यहाँ पे ऐसे समझिए सिंगल पर्सन या सिंगल वे आप कह सकते हो, सिंगल पर्सन ही सिंगल वे या वन वे, इसको दूसरी तरीके से आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो, वन वे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज या स्टोरीज। कभी कभी आप ऑडियंस को, कोई एक पोडियम पे खड़े होकर आप ऑडियंस को अगर आप देख रहे हैं, आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरीके का एनालॉग मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरीज क्या होती है, स्टैटिक होती है। आप किसी के बारे में बता रहे हैं तो उसमें कोई चेंजेस थोड़ी ना होता है, वो तो स्टैटिक होती है। वो सिचुएशन के हिसाब से किसी स्टोरी को आप बदल थोड़ी ना सकते हैं। आप किसी स्टोरी को अगर मान लीजिए कोई किसी युद्ध के बारे में बता रहे हैं या आप कोई हिस्टोरिकल चीज़ बता रहे हैं, तो हिस्ट्री क्या है, एक आपका स्टैटिक पार्ट है। तो इसको आप वही बताओगे जितना आप जानते हो जो एक्चुअल में हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक आप स्टैटिक पार्ट का होता है। मतलब आपको ये समझना है एनालॉग मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या, कि आप अपने ऑडियंस को कैसे जज कर रहे हो, ठीक है, आपको उनको क्या सुना रहे हो। तो एक तरीके का आप ये समझिए वन वे ट्रांसफर। ऑडियंस तो आपको कुछ आके नहीं बोल रही है, तो वहां से कुछ रिसीवर थोड़ी ना मिल रहा है आपको। बस आप, अब वो अलग बात है कि आप बोलेंगे भारत माता की, तो सामने वाला बोलेगा, ऑडियंस बोलेगी जय वंदे, आप सामने वाला बोलेगा मातरम। तो ये इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पर्टिकुलर किसी एक तरफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है, वह आपके एनालॉग मास कम्युनिकेशन होता है। क्लियर सभी को? सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अ मैसेज बीनीथ अ मैसेज इज लेबल्ड एज एम्बेडेड इंटरनल इंटरटेक्स्ट या सब टेक्स्ट, या इंटरटेक्स्ट इंटरनल या एम्बेडेड टेक्स्ट। बहुत अच्छे से ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, समझाया है। इसका आंसर आपसे मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि गलत कोई बच्चा नहीं देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने इस क्वेश्चन को, एक बार करवाया भी है मैंने। फटाफट जल्दी से, कम ऑन, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा आंसर? जब आपके एक मैसेज के अंदर कोई एक मैसेज, उसके जस्ट उसके नीचे कोई मैसेज दिखता है तो उसको क्या कहते हैं भाई? मान लो अगर मैं बोलता हूं ये कम्युनिकेशन लिखा है, कम्युनिकेशन लिखा है, ठीक। अब कम्युनिकेशन के अंदर कोई नीचे कोई ऐसे, यहाँ पे ऐसे लिखा वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पे लिखा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपका लिखा है क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये एक टॉपिक है, तो इसके नीचे सब टॉपिक हो गई है, ठीक। तो यही तो पूछा जा रहा है, अगर कोई मैसेज है, मान लीजिए कोई मैसेज लिखा है, मैसेज के नीचे जो ऐसे सब, मतलब जो बिनीत बिनीत द मैसेज लिखा है, उसको हम क्या कहते हैं, सब टेक्स्ट कहेंगे, क्योंकि आपका जो मैसेज होता है, जो मैसेज होता है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। तो उसके जो बीनीथ में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सब टेक्स्ट कहेंगे। क्लियर? आई होप आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। और आप लोग जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन किए होंगे सभी लोग लाइक शेयर फटाफट कर देंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संचार में सांकेतिक शब्द क्या है? इन कम्युनिकेशन कोनोटेटिव वर्ड्स आर एक्सप्लिसिट, एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल या फिर कल्चरल? इन कम्युनिकेशन कोनोटेटिव वर्ड्स आर, जो एक आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करे, ऐसे वर्ड्स को कोनोटेटिव कहते हैं। जो आपको कोई भी एक वर्ड जो आपको इंडिकेट कर रहा हो, तो वह कैसे होते हैं? एक्सप्लिसिटली होते हैं, बहुत एक सार के रूप में होते हैं, या सिंपल होते हैं, या सांस्कृतिक होते हैं, कल्चरल वर्ड्स होते हैं। जल्दी से फटाफट, जितने भी बच्चे आंसर कर रहे होंगे, आई होप सो सभी करेक्ट कर रहे होंगे आंसर। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। तो ये क्या होते हैं? एक आपका कल्चरल वर्ड होता है, ठीक है।
ये कैसा वर्ड होता है आपका? एक तरीके का कल्चर। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। संस्कृत, तो कोई भी कॉनोटेटिव जो वर्ड्स होते हैं वह आपके कैसे होते हैं भाई कम्युनिकेशन के अंदर? कल्चरल। क्यों कल्चरल क्यों बोलेंगे? क्योंकि मान लीजिए कोई इशारा दिया, कोई इंडिकेशन एक पर्टिकुलर उस कल्चर का ही तो होगा। जैसे मान लीजिए ये इंडिकेशन क्या है, ये हिंदू कल्चर का, हिंदू कल्चर में क्या है कि ये नमस्कार है, ठीक है, कि आप प्रणाम कर रहे हैं, किसी को नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब आप उससे छोटे होने का अपने अंदर एक स्वभाव जता रहे हैं, ठीक है, या उसके प्रति रिस्पेक्ट रखे हैं, ठीक है। यही चीज़ आपको अगर भगवान के सामने जाते हैं, मान लीजिए हम अगर ईश्वर के सामने जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं तो ऐसे नमस्कार करते हैं। वही अगर क्या नाम है, मतलब अगर मुस्लिम है, अगर कोई मुस्लिम है तो वो कैसे करेगा, वो इस तरीके से प्रणाम करेगा ईश्वर को। मतलब अपना एक अलग, जैसे जो चर्च है, चर्च में जाते हैं तो वो किस तरीके से प्रणाम करते हैं, इस तरीके से प्रणाम करते हैं। तो क्या है, एक ऐसे अपने अपने सांकेतिक वर्ड्स होते हैं। तो ये एक कल्चरल वर्ड्स होते हैं जिनको हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको कल्चरल वर्ड कहा जाता है। क्लियर है सभी को? आई होप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक। सिख में कैसे कहते हैं? सत अकाल। एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंक्रोनस मीडियम इज, रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म है, न्यूज़पेपर है। अतुल्यकालिक माध्यम का एक जो उदाहरण है वह क्या है? रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, न्यूज़पेपर। ये भी बहुत अच्छे से मैंने बताया था। रियल टाइम, ध्यान रखिए, जहां आप रियल टाइम पे आपका कनेक्शन होता है, दैट इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। जैसे आप मतलब समझ सकते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए जो जूम मीटिंग आप लोग कभी कभी देखते हो, ज़्यादातर जो क्लासेस आपकी, मान लीजिए कोई जूम मीटिंग हो रही है, मान लीजिए कोई जूम मीटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 6 बजे की जूम मीटिंग रखी हुई है, तो ये क्या है, एक तरीके का सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। वीडियो कॉल क्या है, एक तरीके का रियल टाइम, एक तरीके का सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय, तो ये क्या है, एक तरीके का सिंक्रोनस, रियल टाइम पे जो चीज़ें हो रही है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। यही एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो रियल टाइम पे नहीं होती, कोई फिक्स नहीं है, इसका डायनेमिक वे है, ठीक है। तो वह आपका क्या है, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में हर रोज़ कुछ ना कुछ खबर चेंज होते रहता है, और वह सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वह रियल टाइम की नहीं होती। अगर रात में हुआ है वो चीज़ तो वह सुबह आपको बताएंगे, ठीक। तो ये क्या है, न्यूज़पेपर, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। क्लियर है? साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग। जब हम किसी चीज़ को पैराफ्रेज कर रहे होते हैं तो इनमें से कौन सा वर्ड सही है? It is basically about stating in your own words your understanding of what has just been said. जो बोला, क्या बोला गया exactly. Yeah, it gives speaker to opportunity to find out what message he or she is getting across to you. So जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या आंसर सही होगा। जो पैराफ्रेजिंग जब हम करते हैं तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हम, थोड़ा भाई स्क्रीन देखो, आप लोग थोड़ा जूम करो, बड़ा करो, ठीक है। तो हम जब पैराफ्रेजिंग करते हैं तो यह मूल रूप से आपके अपने शब्दों में बताने के बारे में है जो अभी कहा गया है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ जानते हैं, उसकी जो समझ है, उसकी समझ को जब आप अपने शब्दों के द्वारा बताते हैं, ये पैराफ्रेजिंग है। आपको एक मौका देता है, एक आपको खुद के बारे में कैसा आप मतलब खुद के बारे में कैसे आपके अंदर किसी भी चीज़ के प्रति कैसी आपकी खुद की समझ है, किसी टॉपिक के प्रति आपकी कैसी समझ है, उस समझ को बताता है आपका पैराफ्रेजिंग। मान लीजिए कोई टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक को मैं कितने डीपली पढ़ा रहा हूँ, कितना मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, कितना मैं उसको जानता हूँ, ये जब मैं बता रहा हूँ, इट इज़ टाइप ऑफ व्हाट इट इज़ एक्चुअली पैराफ्रेजिंग। उससे आप लोग ये पता लगा पाएंगे कि सर इस चीज़ के बारे में कितना जानते हैं, ठीक है। तो ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक। चलिए, ओके, सो an student is
saying that, sir, can you please speak in English? But I want to say one thing to that student. क्या ही कहूँ, ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है. डेफिनेटली आई कैन एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश, बट एज स्टूडेंट्स, जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं हु डोंट नो इंग्लिश वेरी वेल, जिनको बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं पता है, सो व्हाट दे विल डू, आर दे एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश इन अ बेटर वे? सो मैं आपको इंग्लिश में यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में क्वेश्चन को समझ रहे हैं, वही चीज़ मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, फिर उसी को मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको और डीपली समझाने का, ठीक है? बट अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर ज़रा भी अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताएं, तो मैं उसको इंग्लिश में, अगर स्पेशली कहेंगे कि आपको अगर इंग्लिश में समझना है, तो देन आई कैन ईच एंड एवरी वर्ड आई कैन एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश, नो वरी, ठीक है? सो द आंसर विल बी डी, a location where the internet users can gain wireless access to the internet is called Wi-Fi hotspot. आपको सभी को पता है कि थोड़ा सा नेट नहीं चलेगा तो अगल बगल में कहते हैं यार भैया वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन कर दो ना, मैं वाईफाई कनेक्ट कर लूँ जिसकी वजह से मेरा भी नेट चल जाए. पहले ये होता था, अब जब से जियो आ गया सबका ये मार्केट ही बंद कर दिया इस चीज़ का, सबके सब मतलब वरना वाईफाई ऑन रहता था, वाईफाई ऑन रहता था लोगों का कि भाई कहीं किसी का नेट में वाईफाई ऑन करके किसी ने गलती से हॉटस्पॉट ऑन कर दिया और गलती से उस पर कोई भी पासवर्ड नहीं लगा है, तो वो क्या कर लें भैया, वाईफाई से अपने चीज़ों को यूज़ कर लें, जो भी आप उसमें फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, व्हाटएवर, कोई मूवी देख रहे हैं, तो उसमें कोई किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना है. तो मतलब क्या, वाईफाई की अवेलेबिलिटी पहले इतनी ज़्यादा, मतलब लोग इस पर डिपेंड हो गए थे कि कोई हॉटस्पॉट ऑन कर दे तो यार मज़ा आ जाए, ऐसा रहता था, है ना? कहीं अगर पता चले कि हॉटस्पॉट, ये सोचिए इस इतने इतने के बराबर है, आप ऐसे समझ लीजिए, पहले वाईफाई इतना वो था, जब से जियो नहीं आया था, पहले इतना था कि अगर कहीं वाईफाई फ्री में मिल रहा है तो समझिए जैसे खाने में भंडारा कहीं फ्री में मिलता है तो भीड़ लगती है ना, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन एक एग्जांपल आपको मैं सेट करके बिठा रहा हूँ, वहाँ भीड़ नहीं लगती लेकिन यूजर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है? जहाँ कहीं वाईफाई अगर फ्री में मिल रहा, पहले की बात कर रहा हूँ, तो जैसे इस टाइम भंडारा कहीं मिलता है तो हम लोग, क्योंकि भीड़ लग जाती है कि मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, जल्दी मुझे मिल जाए, मैं खा लूँ, इसी तरीके से ये होता है. आपका वाईफाई अगर कहीं से फ्री मिल रहा है तो उसको कहते हैं जल्दी मैं यूज़ कर लूँ, इसको कितना यूज़ कर लूँ, है ना? तो ऐसा होता था. चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? दैट इज वाईफाई हॉटस्पॉट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ये एक तरीके का आपका कैसा है भाई, वायरलेस नेटवर्क है. क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंडर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज वेरी गुड ग्रामर, दिस कॉम्पिटेंस इज बेसिकली फोनेमिक, सिमेंटिक, सिंटैक्टिक या प्रैग्मेटिक? चलिए क्लियर. हाँ, कि फ्री में डाउनलोड करना मिल जाए. चलिए, हाँ तो मैं आपको क्या करता हूँ, हाँ तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर. सेंटर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज़ वेरी गुड ग्रामर, तो यह आपका बेसिकली क्या कहता है, सिंटैक्टिक कहा जाता है. अब एक एक चीज़ आपको बता देते हैं. अगर ये तो आपका चलो सिंटैक्टिक के बारे में पूछ ले गया, लेकिन अगर औरों के बारे में पूछ लेंगे तो क्या बताएंगे? तो देखो, फोनेमिक का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं तो साउंड कुछ और करता है बट स्पेलिंग कुछ और लिखते हैं. समझ पा रहे हैं?
बोलते हैं तो साउंड कुछ और करता है बट उसकी स्पेलिंग कुछ और होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कैट, तो आपका एक्चुअल में कैट को तो के से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि के का स्पेलिंग होता है, तो आप ये लिखेंगे कैट। पर क्या आप कैट की स्पेलिंग ये लिखते हैं? जी नहीं, आप इसके जगह पे क्या लिखते हैं भाई? CAT। तो ये क्या है? फोनेमिक है। आप लिखते हैं नो, नो का मतलब होता है जानना, तो नो को तो ऐसे लिखना चाहिए भाई नो, परंतु आप क्या लिखते हैं? KNOW। तो ये क्या है? आपका फोनेमिक है। फोनेमिक वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है? फोनेमिक वर्ड्स कहा जाता है। क्लियर है सभी को? जो भी आपको आज तक डाउट रहता था ना कि ये नो को हम के क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये कुछ कौन से वर्ड से टाइप के फोनेमिक है। जैसे नो क्या है? फोनेमिक वर्ड से। कैट क्या है? फोनेमिक वर्ड से। नॉलेज जो है वो क्या है? फोनेमिक वर्ड से। जो साइकोलॉजी है फोनेमिक वर्ड है। ठीक है, तो ये कुछ आपके फोनेमिक वर्ड है। सिमेंटिक वर्ड्स जो भी आप किसी भी सेंटेंस को किसी भी सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए जो कनेक्ट कर सकें, आप कोई भी चीज़ें अगर बोल रहे हैं किस वे में, मतलब समझिए थोड़ा सा इशारों में, जो कि आपके सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा हो, दैट इज सिमेंटिक। जिसका कुछ अर्थ निकाल रहे हो, दैट इज सिमेंटिक। हम कुछ भी बोले जिसका एक अर्थ अपना निकले, वह सिमेंटिक है। सिंटैक्टिक का मतलब क्या हुआ? आप कोई भी चीज़ें बोल के उसको सेंटेंस को पूरा कर दें तो आपका क्या होगा? जैसे इसके अंदर क्या होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, ऑब्जेक्ट, सॉरी, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया? इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ मिला के आपका सिंटैक्टिक बनता है। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा ऐसा समझिए कि आप किसी भी चीज़ को मिला के एक अच्छे गुड ग्रामर के साथ आपके कोई जो वर्ड्स बनते हैं वे आपके सिंटैक्टिक को कहते हैं, हम उनको सिंटैक्टिक कहा जाता है। अब अगर इसी को हम समझे प्रैग्मेटिक क्या होता है, तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जब आप कोई भी थ्योरी प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिक। ठीक है, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कोई भी थ्योरी, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें कि कोई भी थ्योरी जब आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वह आपका क्या होता है? प्रैग्मेटिक। या आप हिंदी में एक वर्ड में इसका मतलब निकालें तो व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक होना, ये क्या है? प्रैग्मेटिक होना। क्लियर है सभी को? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फोनेमिक का मतलब क्या होता है, सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, सिंटैक्टिक का मतलब क्या होता है, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अ पर्सन हैज अ वेरी good advanced sense of what is socially appropriate and always knows what to say in every social context. The person has which kind of linguistic competence? समझिएगा क्या पूछा है, अभी जस्ट सारी चीजें मैं आपको समझाया हूं, तो आप उस हिसाब से आंसर कीजिएगा। ठीक है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है, वह उसके पास इतना एडवांस सेंस है कि वह उसको पता है कि हम सामाजिक, अगर समाज के अंदर बैठते हैं तो सामाजिक तौर पे ऐसे कौन सी चीज़ों कैसे वर्ड्स कैसे बोला जाए, जिस वर्ड्स का इस्तेमाल करके, जिस सेंस को इस्तेमाल करके हम एक सामाजिक कंटेक्स्ट में रहकर उसको हम पूरा कर सकते हैं और अच्छे से एक व्यवहारिक जीवन जी सकते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा दोस्त लोग पता है कपड़े खरीदने जाते हैं तो पैसा कम, कोई सामान लेने जाते हैं तो पैसा कम करवाने के लिए लेने के लिए जाते हैं। सच में ऐसा ही होता है। चलिए, तो आपका डी आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर डी होगा। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, कोई भी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करो तो व्यवहारिक जीवन जब जी रहे होते हैं, व्यवहार ही आपका आपका बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है वही दर्शाता है कि आपको क्या बोलना है एक समाज के अंदर, जिसका व्यवहार सबसे अच्छा है। यहाँ पे कहता है व्हाट टू से इन एवरी सोशल कंटेक्स्ट।
ठीक है, सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है यह चीज का पता होना ही आपका प्रैग्मेटिक कहलाता है। और ये कैसे पता हो पाएगा? जब आपके अंदर एक अच्छा व्यवहार छुपा होगा, एक अच्छा व्यवहारिक व्यक्ति छुपा होगा। समझ रहे हैं सभी लोग? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो, आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मेरे को इशू क्या है कि अल्सर्स जानते हैं आप लोग? अल्सर्स, मैं इतनी भी तेज बोल पा रहा हूँ तो मेरे अंदर बहुत हिम्मत हो रही तब जाके मैं इतना तेज बोल पा रहा हूँ। अल्सर्स मतलब होता है छाले हो जाना। अब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जिसके वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर हीट इतनी पैदा हो जाती है, बॉडी की टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा होती है, इतने ज़्यादा हीट की वजह से, गर्मी की वजह से छाले हो गए, जिस वजह से मैं बहुत क्लियर, बहुत तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ। और फिर पूरी दिन में 3-4 घंटे की क्लास होती है, उस क्लास के बीच में आप सभी बच्चों के लिए मैं इतनी सारे क्लासेस होते हैं कि बोलते 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 अंदर वो जो है ना, कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ कंटिन्यू अगर वो चल रही है, कोई भी चीज़ प्रेशर, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप ही, कहीं ना कहीं अपने आप ही वो एक प्रेशर, एक हीट क्रिएट करती है, और वो हीट क्रिएट से ही आपके अंदर छाले उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये एक ह्यूमन मतलब डिसीज कह सकते हैं, नॉर्मल है, एक होता रहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं बहुत तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि आपको मैं क्लियर बोल सकूँ, और कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं चीज़ों को अच्छे से समझाने का प्रयास करूं मैं आपको। ठीक है, फिर भी अगर कहीं मैं थोड़ा बहुत रह जाता हूं तो आप लोग उसके लिए कमेंट करें, आप लोगों का आंसर ज़रूर मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन जरूर जरूर समझाऊंगा। ठीक है, पर मेरी कोशिश पूरी है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए भाई, कि थोड़ा सा ये इशू हो जाता है। अदरवाइज़ मैं तो हमेशा पूरी तेज़ आवाज़ में मैं सोचता हूँ कि आपको तेज़ आवाज़ में पूरे एनर्जेटिक के साथ आपको मैं पढ़ाऊँ। आप लोग देखा होगा आप लोगों ने इस तरीके से कि मैं कभी नहीं पढ़ाता बहुत स्लो आवाज़ में, बहुत ऐसे कभी नहीं मेरा वो रहता है, हमेशा एनर्जेटिक होकर पढ़ाना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीकेज क्यूज रेफर्स टू, रिसाव एक संकेत देखें तो वो किसको रेफर करता है? फेशियल एक्सप्रेशन दैट पीपल हैव मिसरीड, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स स्टाइल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, unintended signs of how a person really feels, या a technique employed by professional actors। रिसाव के संकेत देखे में चेहरे के भाव जिन्हें लोगों ने गलत तरीके से पढ़ा है। लीकेज क्यूज का मतलब क्या होता है? जल्दी से फटाफट बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल होता है, इसका मतलब सिंपल होता है क्या, कि अनइंटेंडेड साइंस ऑफ हाउ अ पर्सन रियली फील्स। कभी कभी मान लीजिए हम कुछ जो बोलना चाह रहे हैं परंतु हम वैसा साइन यूज नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड लीकेज क्यूज। समझ रहे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, मैं मना करना चाह रहा हूँ किसी चीज को, मैं मना करना चाह रहा हूँ, परंतु मैं ऐसा, या ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत वो हो जाएगा, मतलब ऐसे मना कर रहा हूँ उसको तो थोड़ा अलग बोलना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए, मतलब आप कुछ बोल कुछ और रहे हैं, समझाना कुछ और चाहते हैं, परंतु आप उस चीज को साइन सही नहीं यूज कर रहे हैं, सही साइन यूज नहीं कर रहे हैं, आपका एक्सप्रेशन कुछ और है परंतु बोलना कुछ और चाह रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, सामने वाले को चीजें क्लियरली समझ नहीं, मतलब वो समझ नहीं पाएगा, और साथ ही साथ वो क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा उसको, और आपके मैसेज को, आइडिया को वह अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो इसी को कहते हैं लीकेज क्यूज। क्या कहते हैं इसको? लीकेज क्यूज कहते हैं। क्लियर सभी को? क्लियर? सभी को?
तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए, दैट इज अनइंटेंडेड साइंस ऑफ हाउ पर्सन रियली फील्स। ठीक है, एक व्यक्ति वास्तव में कैसा महसूस करता है, इसके अनअपेक्षित संकेत, मतलब सिंपल सा है इसका कि वह सामने वाला ऐसा नहीं है, खाना अच्छा लगता नहीं, देखो आप ऐसा समझिए कि अंदर वो फील जो कर रहा है उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बस एक वर्ड में ऐसा समझिए कि जो फील कर रहा है उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक, चलिए जल्दी से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरण दूसरे को क्या कहा जाता है? एक्लटरेशन, एनकल्टरेशन, इंटरकल्टरेशन या नन ऑफ द अबव? समझ रहे हैं क्या कहा है? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, कोई भी एक कल्चर एक जनरेशन से अगर दूसरे कल्चर में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? चलिए, तो आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, चलें, बहुत बढ़िया, आपका आंसर आ रहा है एनकल्ट्रेशन। देखिए एक एक चीज को हम समझेंगे, तीनों चीज को। ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये आपका जो कहलाता है एनकल्ट्रेशन कहलाता है। समझिए, ध्यान से समझिएगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो जाता है उसको हम एनकल्ट्रेशन कहते हैं। मतलब क्या, जिस सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं उसके नॉर्म्स, उसके बिलीव्स, आप उसके ट्रस्ट, आप उसके, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं एनकल्ट्रेशन के अंदर। एक्लट्रेशन कुछ और होता है। एक्लट्रेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? एक्लट्रेशन का मतलब ये होता है साथियों कि जब आपका जो कल्चर है वो पूरी तरीके से अलग है, आपका कल्चर पूरी तरीके से अलग है। जैसे मान लीजिए अमेरिका के लोग आए, अमेरिका के लोग आए, वह हमारे कल्चर को पसंद किए और वह भी साड़ी पहनना स्टार्ट कर दिया, बनारसी साड़ी वो भी। तो ये क्या है? एक्लट्रेशन है। वह भी हमारी तरफ पूजा करना लगे, वो भी हमारी तरह सुंदरकांड करने लगे, वह भी हमारी तरफ मंत्र पढ़ने लगे। तो ये क्या हुआ? हमारा कल्चर उनके अंदर आ गया। ये उनका कल्चर पूरी तरीके से अलग था, उनका कल्चर पूरी तरीके से अलग था, उस कल्चर के अंदर हमारा कल्चर उन्होंने ले लिया। तो ये क्या है? एक्लट्रेशन है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या है एक्लट्रेशन का मतलब? क्या है? ऐसी संस्कृति जब एक पूरी तरीके से डिफरेंट कल्चर है, एक पूरी तरीके से डिफरेंट कल्चर है, परंतु फिर भी उस डिफरेंट कल्चर के अंदर उस कल्चर का इन्वॉल्व हो जाना। अगर जापानीज लोग वेस्टर्न चीजें इन्वॉल्व करते हैं, या फिर आप इसमें अमेरिकन लोग जो अमेरिकन लोग हैं वह अगर हमारे इंडिया के कल्चर को अपनाते हैं, तो ये क्या है? एक्लट्रेशन है। एनकल्ट्रेशन का मतलब उसी सोसाइटी में रह के उसी चीज़ें को, उनके नॉर्म्स को, उनके कल्चर्स को समझना। इंटरकल्ट्रेशन मतलब क्या था? अलग अलग कल्ट्रेशन जो
ठीक है, तो ये क्या है, एक्लट्रेशन, एनकल्ट्रेशन, इंटरकल्ट्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैराफ्रेजिंग इज ए स्किल दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू बी इफेक्टिव। व्याख्या करना एक ऐसा कौशल है जो कि लिए नितांत आवश्यक है प्रभावी। लिसनिंग, हियरिंग, स्पीकिंग या फिर नन ऑफ द अबव। समझ पा रहे हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन में सभी लोग? पैराफ्रेजिंग इज ए स्किल दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू बी इफेक्टिव। दैट इज लिसनिंग, हियरिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए। तो पैराफ्रेजिंग कैसी स्किल है जो कि जिसके लिए ज़रूरत होती है? तो सभी लोग बताएंगे भाई क्या आंसर होगा आपका, भाई जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स। ये आपका बिल्कुल सही आंसर, क्या, लिसनिंग। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इफेक्टिव तभी हो पाएगा। आप जैसे मैं आपको कोई भी चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ समझा रहा हूँ, अगर आप वहाँ पे लिसन नहीं कर रहे हो तो क्या वो इफेक्टिव माना जाएगा? मैं तो पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको चीज़ें कितना अच्छे से बता सकूँ, कितने अच्छे से समझा सकूँ, कितनी चीज़ें कितनी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा दूँ। लेकिन मैं इफेक्टिव कब कहूँगा? मैं उसको इफेक्टिव कब कहूँगा? जब आप उसको लिसन करोगे। लिसन का मतलब क्या है? वहाँ पे आपकी जो पार्टिसिपेशन हो एक्टिव लिसनिंग के लिए हो। ठीक है, आप एक्टिवली तरीके से वहाँ पे उसको लिसन कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे पैराफ्रेजिंग का मतलब पूरा हुआ है। पैराफ्रेजिंग की जो नेसेसिटी है वह पूरी हुई है, पैराफ्रेजिंग इफेक्टिव हुआ है। परंतु अगर मैं आपको समझाऊं, सारी चीज़ें बताऊं और उसका मतलब कुछ निकले ना, क्यों? क्योंकि आप उसको सुन ही नहीं रहे हैं, तो क्या वह पैराफ्रेजिंग हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ एक ऐसी स्किल होती है जिसमें लिसनिंग की ज़रूर रिक्वायरमेंट होती है, एक नेसेसिटी रिक्वायरमेंट होती है, तभी इसका एक सही इफेक्टिवनेस पता लग पाएगा, तभी इसको हम इफेक्टिवनेस कह सकेंगे। मैं आपको कितना भी समझा दूं, कितना भी बोल दूं, अगर आप उसको सही से सुन नहीं रहे तो समझ नहीं रहे, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये पैराफ्रेजिंग है? जी नहीं, बिल्कुल इनइफेक्टिव होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू द मेहरबियन द रेस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशंस, मेहरबियन के अकॉर्डिंग तो किस पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं? जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहता है, या किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहता है? जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? हमारे वॉइस की जो टोन है उसका क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? जो हमारी वॉइस की टोन है, कितनी ऊपर जानी चाहिए, कितनी नीचे होनी चाहिए, ये सब। और कैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है? तो यहाँ बहुत होना बताइए, यहाँ बहुत होना जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा? थैंक यू सो मच। तो चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा। मेहरबियन के अनुसार कौन सी चीज़ें कितना रेशियो में होती हैं, कितने परसेंटेज में रहती हैं? सभी लोग आंसर करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? बी। बी। आप वर्ड्स कम इस्तेमाल करो, कोई बात नहीं, कहते हैं बोलो ज़्यादा मत। आपके पास लिमिटेड वर्ड्स होने चाहिए, लिमिटेड वर्ड्स होने चाहिए। क्यों कहते हैं ना कि आप ऐसा कुछ बोलो कि गागर में सागर भर दो, गागर में सागर भर दो। सुना है ना आपने, कहावत सुना है ना कि एक ही वर्ड बोलो, एक ही वर्ड बोलो, लेकिन वह ऐसा वर्ड बोलो कि एक वर्ड में वो 10 सेंटेंस का मतलब समझा जाए, ऐसे वर्ड बोलो। ठीक है, कि आप एक छोटे से गागर में आपने सागर भर दिया, तो वर्ड का सबसे कम पार्टिसिपेशन होता है। ज़्यादा बोलने से अपनी चीज़ें नहीं हम एक्सप्लेन कर सकते, हम अपनी चीज़ें कम बोलने से हमें कैसे बोल रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। हम किस आवाज़ में, कितनी वॉइस हम ऊंची करके, कितनी वॉइस लो करके हम बोल रहे हैं, वह भी बहुत मायने रखता है, जैसे गाने गाने गाते समय। ठीक है, इसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर लैंग्वेज के सॉरी आपके कम्युनिकेशन के अंदर आप बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ करें। जैसे जब कोई एक एंकर होता है, आप समझिए,
जब कोई एंकर होता है तो उसके सामने जो स्क्रीन पे चल रहे होते हैं शब्द, जो वर्ड्स उसके सामने जो बुलेटिन चल रहे होते हैं, जो ऐसे ऐसे सीधे सीधे चलता रहता है, वो स्क्रीन पे देखता है तो वह बोलता है, ठीक है, वो जो वर्ड्स लिखे होते हैं उन वर्ड्स को अपने शब्दों में वह बोलता है, कोशिश करता है। तो एक तो वो है। दूसरी चीजें क्या रहती हैं, ठीक है, तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोगों को मैं ठीक, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर। तो आप जैसे एंकर, न्यूज़ एंकर होता है, तो अब उसको सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वह कैसे यूज़ कर रहा है अपनी चीज़ों को। क्लियर है, वह कैसे यूज़ कर रहा है, कैसे बोल रहा है। चलिए, सॉरी सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इशू हो गया था, एक सेकंड के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, journal like entries written by individuals and posted on the internet that sometimes can generate many online discussions are, व्यक्तियों द्वारा लिखी गई जर्नल जैसी प्रविष्टियां और इंटरनेट पर पोस्ट किया गया है जो कभी कभी उत्पन्न कर सकता है कि ऑनलाइन चर्चाएं हैं, वे क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं उनको, वेबलॉग, सिंपल पोस्टिंग, ई जर्नल्स या नन ऑफ द अबव। ठीक है, वेबलॉग्स आपका बिल्कुल सही आंसर है, उनको क्या कहा जाता है, वेबलॉग्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो एक इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार जल्दी से, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर रहे होंगे, आई होप सो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ गुड वे इन प्रोमोटिंग द लिटरेसी अमंग द विलेजर्स, ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा तरीका नहीं हो सकता है जिनको हम अपना ही नहीं सकते हैं। तो अगर हमें गांव में जाकर, ग्रामीणों के बीच जाकर हम ये कहें कि लिटरेसी बहुत अच्छा है, लिटरेसी बहुत बढ़िया है, पढ़ाई कीजिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, खूब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब कुछ जो हम कह रहे हैं, तो इनमें से ऐसा हम क्या ना करें जिसके वजह से हम विलेजर्स के बीच में लिटरेसी को प्रमोट कर सकें। समझ पा रहे हैं, हमें अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम विलेजर्स के बीच में हम अच्छे से अपनी लिटरेसी को प्रमोट कर पाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो। ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो हमारा लिटरेसी को प्रमोट करना एक तरीके से असफल रहेगा।
ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक्चुअली अच्छा सॉरी, बी रीडिंग राइटिंग, नहीं 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 नहीं, ये चीज़ नहीं भाई, ये चीज़ नहीं। रीडिंग राइटिंग तो सही होता है, आंसर सही होता होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे समझिए, कहीं ना कहीं अगर आप उनको प्रदर्शन के तौर पे अगर ले जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गुड वे नहीं है अपना लिटरेसी को प्रमोट करना। उनको लिखना सिखाइए, उनको पढ़ना सिखाइए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपका एक विलेजर्स को लिटरेसी को प्रमोट करना है कि ऐसे लिखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें। क्लियर है, तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा मुझे डाउटफुल भी लग रहा है, एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैम्पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में प्रभावी संचार को बाधित नहीं करेगा। A lengthy statement and ambiguous statement, या a precise statement या statement that allows the listener to draw his her own conclusion। एक बयान जो श्रोता को अपने निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है। सी, समझिएगा क्या लिखा गया है क्वेश्चन में। यहाँ बोला गया है, which of the following will not hamper the effective communication in the classroom। हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर वह चीज इफेक्टिव हो सके, ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज किए जाएं। ठीक है, अब वो तो आप एक टीचर को पता है, परंतु अब ऐसा कौन सा चीज नहीं किया जाए, ऐसा कौन सी चीज नहीं किया जाए जिसके वजह से आपकी क्लासरूम इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव ना हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो एक प्रिसाइज स्टेटमेंट, एक सटीक बयान किसी के अगर आप प्रति देते हैं, तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होगा। आपका इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है क्लासरूम के अंदर, वह हैम्पर नहीं होगा अगर आप किसी का एक सटीक जवाब दे देते हैं, एक सटीक बयान दे देते हैं, एक सटीक तरीके से चीज़ों को बता देते हैं, एक प्रिसाइज वे में बता देते हैं। ये नहीं कि आप चीज़ों को आप समझाने के लिए ये लंबा स्टेटमेंट ये ऐसा समझा रहे हैं, वैसा लेंदी दे रहे हैं, या अस्पष्ट तरीके से बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे सटीकता, आपके बीच और बच्चों के बीच एक सटीकता होना बहुत ज़रूरी है, जिस आधार पे आप अपनी चीज़ों को अच्छे से बता सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स डज नॉट डिसरप्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द क्लास। क्या बोला है, संचार पहलुओं का कौन सा समूह नहीं है जो कि कक्षा में संचार प्रक्रिया को बाधित करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, रिवर्सिंग, इवेल्यूटिंग, फोकसिंग, इवेल्यूटिंग, फोकसिंग, इलस्ट्रेटिंग, या फिर इवेल्यूटिंग, फोकसिंग, एग्जीक्यूटिंग, फोकसिंग, इलस्ट्रेटिंग, एग्जीक्यूटिंग। जल्दी से बताएंगे। ठीक, चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतिरंजना करना,
ठीक है। सो विच ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन एस्पेक्ट डज नॉट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द क्लास, जो कि डिस्टर्ब नहीं करता है, बाधित नहीं करता, वह है फोकसिंग। पहली बात, अगर आप क्लास में फोकस करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बाधित नहीं होगा। बहुत इजी है इसका आंसर, ठीक है। इलस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, किसी प्रकार को आप उसको बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही अच्छे से चित्रण तरीके से बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जिगरेटिंग। क्या है आपका? अतिरंजना तरीके से, मतलब अगर वह दूसरी एक चीज से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी एग्जांपल देके आप समझा रहे हैं। मतलब क्या, आप अपनी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को काफ़ी बेटर बना रहे हैं, चीज़ों को काफ़ी सही बना के सही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गलत चीज़ भी है तो उसको सही बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अतिरंजना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज डी विल बी योर राइट आंसर। कोई भी अगर चीज़ गलत भी है तो, या फिर कोई अगर गलत सोच रहा है तो उसको भी हम सही बनाना, दैट इज एग्जीगरेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के चेहरे के भाव संचार प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है? द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स रिलेट टू विच एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज मैसेज। द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स रिलेट टू द विच एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, दैट इज मैसेज। कभी भी किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगर वो कोई चीज़ मैनेज करता है तो वह क्या है? आपका मैसेज है। मैसेज के ही आधार पर हम चीज़ों को समझते हैं, मैसेज के ही आधार पर चीज़ें होती हैं। क्लियर है? चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव? बहुत इजी है। निम्नलिखित में से कौन संचार करेगा अधिक प्रभावी ढंग से? बीच बीच में चुटकुले सुनाना, या मल्टी सेंसरी अपील यूज करना, स्पीकिंग विद हाई अथॉरिटी, या टेलिंग व्हाट इज यूजफुल टू द लिसनर्स? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर। एक्चुअली क्या, आप लोगों की थोड़ी सी क्लास है तो उसको भी लेना है मुझे, ठीक है, स्पेशल पे। तो आपका यह बिल्कुल सही, यूजिंग मल्टी सेंसरी अपील, ठीक है। तो दिस विल मेक मोर इफेक्टिव, क्योंकि हमेशा आपको हर जगह अलग अलग सेंस यूज़ करना होता है किसी चीज़ को बताने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा में संचार विफल हो जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन इन द क्लास फेल्स बिकॉज द स्टूडेंट्स आर इनअटेंटिव, द टीचर इज मोनोटोनस in delivering the message, या फिर the students have no interest in the lesson being taught, there is much noise in and around the
classroom. So what will be your right answer? Too fast. चलिए, तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द टीचर इज मोनोटोनस इन डिलीवरिंग द मैसेज, ठीक है। तो संदेश देने में शिक्षक जो है तो बहुत नीरस हो जाता है, ठीक है, तो किसी मैसेज को समझाने के लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप सो आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग आया करें, आप लोग जुड़ा करें, जिससे आप लोगों को सारे क्लासेस की जो बेनिफिट्स है वो मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर होता है आपके माइंड में तो पूछ सकते हैं। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लाइक ज़रूर कर देना है, और आपको इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो